नमस्कार दोस्तों, आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि आरबीआई ग्रेड बी में जो सबसे बड़ा हर्डल है, वो है फेज़ 1। अगर आप फेज़ 1 को क्लियर कर लेते हैं, तो फेज़ 2 में कंपैरेटिवली ईज़ी सवाल पूछे जाते हैं और फिर आप इंटरव्यू में बैठते हो। तो सबसे बड़ा हर्डल जो है वो है फेज़ 1। तो फेज़ 1 को आप क्लियर कर सकते हैं राइट गाइडेंस के साथ, राइट स्ट्रैटेजी के साथ और राइट अप्रोच के साथ। तो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ फेज़ 1 का इंग्लिश के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि फेज़ 1 में जो 2 सबसे बड़े हथियार हैं, 2 अस्त्र हैं, जो आपका फेज़ 1 को क्लियर कर देंगे, वो है जीए और वो है इंग्लिश। ये मैं आपको कह पा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ करके। मैंने पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ किया है, ठीक है? प्लस एक बार पैटर्न देने के लिए मैंने पर्सनली जाकर के एग्ज़ाम भी दिया है, ठीक है? फेज़ 1 का। तो एग्ज़ाम दे करके मुझे ये मालूम चला कि जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, वो ट्रेंड फ़ॉलो हो रहा है, एक्चुअल में भी। उसके बाद मैं ये कंक्लूज़न पे आया हूँ कि जीए और इंग्लिश ये दोनों को अगर आप मजबूत बना लेते हो, तो आप फेज़ 1 ईज़िली क्लियर कर लेते हो। इसके साथ-साथ क्वांट्स और रीज़निंग आता है, तो क्वांट्स और रीज़निंग को सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना ज़रूरी होता है, इसीलिए क्वांट्स रीज़निंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता, तो आप ईज़िली जीए और इंग्लिश को पढ़ के ही आप फेज़ 1 क्लियर कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी आप जीए और इंग्लिश को अ, पढ़ करके इसका राइट अप्रोच को देख करके राइट स्ट्रैटेजी अपना करके इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, जिससे कि क्वांट्स और रीजनिंग में आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ लाना पड़े। तो रीजनिंग में आप इज़िली 10 नंबर लेकर के आओगे और ये 10 नंबर किस तरह से स्कोर करना है, ये स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको अपलोड करके रखा हुआ है, तो वहाँ से आप ज़रूर जा करके देखना, ठीक है? क्वांट्स में 5 नंबर लाने हैं या फिर आपको 6 नंबर लाने हैं। और ये किस तरह से लाने हैं, ये मैं फ्यूचर में आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी का ये वीडियो इंग्लिश पे है और जीए का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और एक वीडियो में लेकर के आऊँगा जीए का, जहाँ पर आप इज़िली 30 टू 35 नंबर स्कोर कर सकते हैं। 35 मार्क्स कह रहा हूँ मैं कि ईज़ी हैं जीए में और इंग्लिश में 25 मार्क्स ईज़ी हैं, अगर आपने पहले इंग्लिश पढ़ रखा है, अदरवाइज़ 20 मार्क्स आप इज़िली ला सकते हो, ठीक है? तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ़ जीए और सिर्फ़ इंग्लिश अगर लेके बैठ जाओगे लास्ट 3 मंथ से मान लीजिए कि एग्ज़ाम है आपका किसी भी मंथ, तो लास्ट 3 मंथ अगर आप सिर्फ़ जीए और सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आप इज़िली वहाँ पर 55 स्कोर कर सकते हैं और कट ऑफ भी 55 ही है। एक्स्ट्रा नंबर लाने के लिए आप क्वांट्स में जा सकते हैं, जो कि आप 5-6 नंबर लेकर के आइएगा और रीज़निंग है, जहाँ पर आप 10 नंबर लेकर के आइए। यहाँ पर आप इज़िली फेज़ 1 को क्लियर कर सकते हैं। ये अप्रोच बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ किया और मैंने जा कर के देखा कि हाँ, ये पैटर्न तो इस्तेमाल हो रहा है। मतलब पहले मैंने एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर मैंने ये पैटर्न को थोड़ा बहुत देखा था। लेकिन फिर जब मैंने 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डीपली एनालाइज़ किया, तब मुझे मालूम चला कि जीए और इंग्लिश सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके जीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने उसको इस तरह से कवर कराया है कि आपको ये मालूम चलेगा कि यहाँ जो भी बात मैं कह रहा हूँ, सुनने में लग रहा है कि क्या कुछ भी बोल रहा है, लेकिन ये बात सब सच है। आपको विश्वास नहीं होता है, तो आप जाकर के मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस को देखिए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ किया है, जीए का, जो कि सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। आप जाकर के देखो, उससे आपको मालूम चलेगा कि कितना आसान है और कितना हार्ड है। क्या सिर्फ ओवर हाइप कर दिया गया है कि आप इज़िली स्कोर कर सकते हो? इंग्लिश में अगर आज का स्ट्रैटेजी आपने अपना लिया लास्ट 3 मंथ या लास्ट 4 मंथ तक, तो आप इज़िली देखोगे कि आप 20 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो ईज़िली। 25 मार्क्स अगर स्कोर कर पाओगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड थोड़ा-सा है पहले, तब आप 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 20 मार्क्स ईज़िली स्कोर कर पाओगे इस स्ट्रैटेजी की मदद से, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है इंग्लिश का। देखिए, सिलेबस जो है वो आरबीआई ग्रेड बी नहीं देता है फेज़ 1 के लिए। फेज़ 2 के लिए सिलेबस देता है। तो फेज़ 2 के लिए आरबीआई ग्रेड बी जो सिलेबस देता है, वो आप ज़रूर देख लेना। लेकिन फेज़ 1 के लिए नहीं देता है, तो फेज़ 1 का सिलेबस मैं कहाँ से लेकर आ गया हूँ? तो मैं लेके आया हूँ बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को जब एनालाइज़ कर रहा था, तब मुझे मालूम चला कि ये 13 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट 5 सालों से। तो आगे भी यही पॉसिबिलिटी है, यही प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से आपके सवाल पूछे जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन-कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले है लॉन्ग पैसेज। आपसे सवाल पूछते हैं लॉन्ग पैसेज पे बेस्ड।
मतलब आपको एक आरसी दे दिया जाता है, जो बड़ा सा पैसेज रहता है, उसको आप रीड करो और उसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं। 5 सवाल आपके लॉन्ग पैसेज से दिखेंगे ही दिखेंगे, जिसमें से एक सवाल सिनोनिम पे होगा, एक सवाल एंटोनिम पे होगा, ठीक है? उसके बाद इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड्स पे सवाल आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, ठीक है? और वहाँ पर 4 वर्ड को हाइलाइट कर दिया गया है, ठीक है? 4 वर्ड को हाइलाइट कर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन सबको इंटरचेंज करना है। तो पहले कौन-सा आएगा, सेकंड में कौन-सा आएगा, थर्ड में कौन-सा आएगा, फोर्थ में कैसा आएगा? तो ये आपसे पूछ रहा है कि इस वर्ड्स को इंटरचेंज करना है, तो कहाँ पर करेंगे कि परफेक्टली सूट होगा? वो आपसे पूछता है इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है? अगला है रिप्लेस द लाइन विद करेक्ट ग्रामर। कभी-कभी क्या होता है कि आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ दे दिया जाता है 3-4 लाइन का और एक लाइन को हाइलाइट कर दिया जाता है, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो उसको बोलता है कि ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से कौन-सा लाइन करेक्ट है? क्योंकि ये तो गलत है ना, तो करेक्ट कौन-सा है वो सेलेक्ट करो। तो वो सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको ही मैंने कहा है रिप्लेस द लाइन विद करेक्ट ग्रामर। अगला है पैराजंबल। अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि पैराजंबल क्या होता है। आपको 4 लाइन दे दिया जाता है, जो कि सीक्वेंस में नहीं है, उसको आपको सीक्वेंस में लाना पड़ता है कि कौन-सा फर्स्ट में आएगा, कौन-सा सेकंड में आएगा, कौन-सा थर्ड में आएगा, कौन-सा फोर्थ में आ जाएगा। तो लॉजिकल सीक्वेंस में डालने वाले जो सवाल होते हैं, उसको हम लोग पैराजंबल कहते हैं। फिर अगला सवाल है एरर। एरर से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि आपको एक बड़ा-सा लाइन दे दिया गया है और उसको 4 भागों में बाँट दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि कौन-सा भाग इसमें से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, वो बताओ। फिर है वर्ड यूसेज, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। वर्ड यूसेज मतलब मान लीजिए कि आपको 2 लाइन दिया गया है और 2 लाइन में एक वर्ड को यूज़ किया गया है और फिर आपसे सवाल में कह रहा है कि ये वर्ड सही यूज़ है या फिर गलत गलत तरीके से यूज़ है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर बोल दिया है लव, सिर्फ लव लिखा है और यहाँ पर लिखना चाहिए था लवेबल। तो यही पूछता है कि राइट यूसेज हुआ है कि नहीं शब्द का। तो ये है वर्ड यूसेज, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। मैच द कॉलम्स। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए 3 लाइन आपको यहाँ पर दे दिया गया है और 3 लाइन आपको यहाँ दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि कौन-सा लाइन किसके साथ मैच करेगा, वो मैच करो, ठीक है? तो मैच द कॉलम हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज। कभी-कभी क्या होता है कि बड़ा-सा पैसेज दे दिया गया है, ठीक है? और उसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है और आपको ऑप्शन दे दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन-सा वर्ड आएगा या फिर कौन-सा लाइन आएगा, ठीक? तो ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज। उसके बाद है इडियम्स। कभी-कभी इडियम्स का यूजेस पे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर इडियम यूज़ किया है, ये सही इडियम है या गलत इडियम है, ये बताओ। तो ये आपसे पूछ लेता है। कभी-कभी क्या होता है रिप्लेस द वर्ड्स। कभी-कभी क्या होता है रिप्लेस द वर्ड्स हो जाता है। मतलब कि आपको 5-6 लाइन दिया है और एक वर्ड यहाँ पर गलत है। तो आपको इस गलत वर्ड को रिप्लेस करना है सही वर्ड से और सही वर्ड आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो आपको चुनना पड़ेगा, कौन-सा वर्ड यहाँ पर करेक्टली सूट करेगा। ठीक है? उसके बाद लास्ट है फ्रेज़ फिलिंग। कभी-कभी क्या होता है कि गैप दे देता है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है और वहाँ पर कहता है कि आप फ्रेज़ से ब्लैंक्स को भरो। ठीक है? मान लीजिए कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ पर लाइन छोड़ दिया गया है और आपको 4 गो फ्रेज़ दिया गया है। वो 4 गो फ्रेज़ में कौन-सा फ्रेज़ यहाँ पर सही बैठेगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक? तो ये हो गया 13 तरीके का सवाल। ये 13 तरीकों से ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं इंग्लिश में। ठीक? ये तो हो गया सिलेबस हम लोगों ने देखा। स्ट्रैटेजी देखेंगे अभी। ठीक? तो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं इनसाइट फ्रॉम पीवाईक्यू। जब मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज़ किया पिछले 5 सालों का, तो बहुत सारा डेटा था मेरे पास। तो सारा डेटा को एनालाइज़ करके मैं एक कंक्लूज़न पे पहुँचा। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया कि ये 4 कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में मैं बाँट सकता हूँ। हर साल इस 4 कैटेगरी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला कैटेगरी है वोकैब्युलरी। अगर आपको शब्दों का ज्ञान है, शब्दों का मीनिंग आप जानते हो, तो आप ईज़िली हर साल 15 नंबर स्कोर कर सकते हो। दूसरा, अगर आप आरसी और पैसेज अच्छे से पढ़ने जानते हो, रीडिंग करने जानते हो, तो आप 6 से 10 नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आपका एरर स्ट्रॉन्ग है, आप एरर अच्छे से पहचान पाते हो, तो वहाँ पर भी आप 6 से 10 नंबर ला सकते हो हर साल। उसके बाद जो मिसलेनियस पोर्शन है, जैसे इडियम्स, फ्रेज फिलिंग, पैराजंबल्स, फिल द पैराग्राफ, मैच द कॉलम्स, अगर ये सब आपका मजबूत है, तो यहाँ पर भी आप हर साल 5 से 7 नंबर स्कोर कर सकते हो। तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरी में बाँटा मैंने, जितना भी डाटा एनालाइज़ किया उसके बेसिस पे। तो वो 4 कैटेगरी को हम लोग देख रहे हैं। तो 12 से 15 नंबर आपके सिर्फ़ वोकैब्युलरी से आ सकते हैं।
क्योंकि अगर आपका वोकैबुलरी ठीक रहेगा, अगर आपको शब्दों का ज्ञान है, तो सिनोनिम्स आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे, एंटोनिम्स स्कोर कर पाओगे, इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड्स में आपको काफ़ी मदद होगा, वर्ड यूसेज भी आपको क्लियर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप अच्छा स्कोर करोगे और रिप्लेस द वर्ड्स में भी आप अच्छा स्कोर करोगे। ये जितना भी टॉपिक है, सिनोनिम, एंटोनिम, इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड यूसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, रिप्लेस द वर्ड्स, ये सब बेस्ड है वोकैबुलरी पे। अगर आपका वोकैबुलरी ठीक है तो ये सब आपके लिए ईजी है। ठीक है, दूसरा है आरसी और पैसेज। आपने अभी जब मैंने सिलेबस को डिस्कस किया वहां पर मैंने क्या कहा कि सवाल में क्या कर रहा है, एक पैराग्राफ दे दिया गया है, उसमें से आपको चुनना है। एक पैराग्राफ दे दिया गया है जिसको आपको पढ़ के 5 सवाल को जवाब देना है। एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया है जिसमें आपको इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड्स करना है। फिर एक पैराग्राफ दे दिया गया है, बार बार मैं पैराग्राफ का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पैराग्राफ पढ़ने सीख गए तो आप जल्दी जल्दी पैराग्राफ पढ़ पाओगे। और अगर आपने नहीं सीखा है पैसेज पढ़ना या रीडिंग करना तो वहां पर टाइम लगाओगे आप, वही टाइम का वो इस्तेमाल करता है। आपसे सवाल इजी पूछेगा लेकिन पैसेज में पूछेगा, जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा। इसीलिए 6 से 10 नंबर आपके बढ़ सकते हैं अगर आप रीडिंग स्किल एक्वायर करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डेली पढ़ना चाहिए, जितना आप पढ़ोगे उतना आप स्कोर करोगे। तो अगर आपका आरसी और पैसेज स्ट्रांग है तो आप इजीली 6 से 10 नंबर स्कोर कर सकते हो। तीसरा है एरर। ये कैटेगरी बहुत मस्त है, इसमें बहुत स्कोर आपको नहीं करना पड़ता है। मतलब कि देखिए, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ लिया है एरर और उसके बाद थोड़ा सा दिन में आप 2 मिनट एरर का प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली 6 से 10 नंबर ला सकते हैं। और ये चीज़ मैंने देखा है कि ये सिंपल टाइप का सवाल है, ये हर बार आपसे पूछ रहा है आरबीआई पिछले 5 सालों से, और इस बार भी पूछेगा, क्योंकि बिना एरर के इंग्लिश है ही नहीं। तो एरर का सवाल आपसे पूछेगा ही। तो कभी कभी 6 नंबर पूछता है, कभी कभी 10 नंबर तक चल जाता है, समझे। तो ये आप जरूर करो। तो ये 4 कैटेगरी जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इसका स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। आखिर है 5 से 7 नंबर आपके मिसलेनियस टॉपिक से आते हैं, जो उतने क्रूशल नहीं है, क्योंकि इससे 5 से 7 नंबर ही आ रहे हैं, लेकिन आदमी लोग यही सब पे बहुत टेंशन ले लेके बैठ जाता है। पीजे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि पैराजंबल नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। वो दिन रात इसी में पड़े हुए हैं पैराजंबल पे, और इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, एरर छोड़ दे रहे हैं, जो कि 6 से 10 नंबर आपको दे सकता है। रीडिंग स्किल छोड़ दे रहे हैं, जो कि आपको 6 से 10 नंबर दे सकता है। वोकैबुलरी छोड़ दे रहे हैं, जो 12 से 15 नंबर दे सकता है। तो आप सिर्फ 5 नंबर में अटके हुए हैं। तो अगर आपका पैराजंबल बहुत स्ट्रांग नहीं है तो बाकी सबको स्ट्रांग करिए, और अगर पैराजंबल स्ट्रांग है तो बाकी सबको भी स्ट्रांग करिए और इसको भी स्ट्रांग करिए, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस में और है फ्रेज फिलिंग, इडियम्स, फिल इन द पैराग्राफ्स और मैच द कॉलम्स। ये है 5 से 7 नंबर आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी पैराजंबल नहीं पूछेगा तो ईडीएम से पूछ करके 5 से 7 नंबर पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना पूछे, सिर्फ 7 नंबर का पैराजंबल पूछ ले। या फिर हो सकता है मैच द कॉलम आपसे 5 नंबर का पूछे और 2 नंबर का ईडीएम्स पूछे और पैराजंबल नहीं पूछे। तो कहने का मतलब कि मिसलेनियस पोर्शन से, ये सारा पोर्शन से करीब करीब 5 से 7 नंबर आपका हर साल मिलता है। ये 4 ब्रॉड कैटेगरी हो गया जहां से सवाल आते हैं। ये 4 कैटेगरी को किस तरह से हमको एक्सेल करना है, उसका स्ट्रेटजी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। वो स्ट्रेटजी पे हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक से ये वीडियो औरों तक भी पहुंचेगा। तो आपका लाइक मेरे लिए मैटर करता है, आप मेरा जरूर लाइक करिए मेरे वीडियो को। आप लोग स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटजी देखने से पहले आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या है। मैंने आपको कहा था कि रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीडिंग स्किल अगर आप ले आते हो तो आप आरबीआई ग्रेड बी में 30 का 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और अगर 30 अटेम्प्ट करोगे तभी आप जाकर के 25 का 20 नंबर ला सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ला सकते हो। तो सबसे क्रूशियल है रीडिंग स्किल को इंप्रूव करना। वो आप डेली एडिटोरियल से कर सकते हो। डेली सुबह आप एडिटोरियल को देखो, अगर पढ़ सकते हो तो कोशिश करो कि आप अपना ही पढ़ो। जो निमिषा बंसल यूट्यूब चैनल है, वहां पर जो मैम है वो एडिटोरियल लेकर के आती है डेली। तो अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो आप खुद से ही पढ़ो, वीडियो उनका नहीं देखो। जो उनका टेलीग्राम पे आता है वो पहले पढ़ो, समझे। वहां पर भी आपको बहुत सारा सिनोनिम और एंटोनिम मिल जाएगा। सिनोनिम मिल जाएगा, एंटोनिम मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो न्यू न्यू वर्ड्स है वो सीख लोगे, जो ट्रेंडिंग वर्ड्स है वो सीख लोगे, ठीक है। तो आप वहां से वो डॉक्यूमेंट को अपने से पढ़ने का कोशिश करो। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तब आप फिर यूट्यूब चैनल में देखो, है ना। तो वो आप जरूर करो, इससे क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा, आपका आरसी और जो पैसेज है वो वाला आपका क्लियर हो जाएगा, और दूसरा आपका थोड़ा बहुत वोकेबुलरी भी ऐड हो जाएगा, समझे। ईडियम्स फ्रेजेस भी आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो जो एडिटोरियल है ये बहुत क्रूशल है।
कोशिश करो कि आप दिन में एक एडिटोरियल जरूर करो। आप कितना 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, तो यह जरूर करो। और अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है तो आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है निमिषा बंसल मैम का, वो आप कर लो और उसको फिर प्रैक्टिस करो। शुरुआत में जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है मैम का, निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है, ये आप देख लो, ठीक है। ये आपका देखने में कितना अच्छा टाइम लगेगा। मान लीजिए कि 3 दिन मिल करके आपने 3 डेज में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब हर दिन आप प्रैक्टिस करो। मैम का ही यूट्यूब में बहुत सारा फ्री सेशन है जहाँ पर मैम ने बहुत सारा एरर का क्वेश्चन कराया है। वो एरर का क्वेश्चन आप करो, प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो ये ग्रामर का। जिससे क्या होगा कि आप 6 से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। 6 से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, क्योंकि एरर हमेशा पूछता है, ठीक है। अब आरसी के लिए आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, लेकिन आप एक आरसी डेली सॉल्व भी करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से आप ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकते हो कि आपका एक्चुअल में प्रिपरेशन हो रहा है। जब आप सॉल्व करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप डेली एक आरसी सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक से भी हो सकता है, और अदरवाइज मान लीजिए कि मैम ही करी सॉल्व कराई होगी तो वहीं से आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है पीजे, पैरा जंबल भी आप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई आपसे 7 नंबर या 5 नंबर का पीजे डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहीं पर दिखाया था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने अभी ये देखा था कि 5 से 7 नंबर है, ये आपका मिसलेनियस से पूछता है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, मिसलेनियस से सिर्फ एक चीज पूछेगा, पीजे, और पीजे में ही 7 नंबर रहेगा, अब बाकी कुछ नहीं पूछेगा। तो कभी कभी अगर मान लीजिए पीजे आ गया तो कहीं आप टेंशन में नहीं आ जाए, इसीलिए आप पीजे को भी डेली करिए, ठीक है। तो 4 को पीजे आप डेली करिए, आप 4 को पीजे करिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप डेली एक आरसी सॉल्व करिए और 4 को पीजे करिए अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। उसके बाद डेली आप ईडीएम फ्रेजेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेली आप ईडीएम फ्रेजेस कर सकते हैं अगर आपको मन है तो। अगर नहीं मन है तो छोड़ दीजिए, मत करिए। सीधा ये वाला जो ऊपर में 3 गो है ये आप सिर्फ करिए। डेली एडिटोरियल पढ़िए और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और उसको प्रैक्टिस करिए, एक आरसी और 4 पीजे सॉल्व करिए, ठीक है। और नॉर्मल सा ईडीएम फ्रेजेस अगर है मन तो कर लीजिए। अब जब ये सब आप कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए टेक्स्ट बुक से या फिर ऑलिव बोर्ड से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी कि आप सिर्फ टेस्ट दीजिए, डेली टेस्ट दीजिए। पहला 2 मंथ आप यही करिए, एडिटोरियल करिए डेली, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करिए, डेली एक आरसी सॉल्व करिए, 4 पीजे सॉल्व करिए। अब जब नोटिफिकेशन आ गया है और 1.5 महीना बचा हुआ है आपका एग्जाम से पहले, सिर्फ 1.5 मंथ बचा हुआ है, उस समय आप कुछ मत करिए, सिर्फ 1 घंटा का टेस्ट दीजिए बस। मान लीजिए कि 1 घंटा का आप टेस्ट दीजिए, अब वो टेस्ट को फिर एनालाइज करिए 1 घंटा। तो आप सिर्फ इंग्लिश में 2 घंटा देंगे, इंग्लिश में सिर्फ 2 घंटा देंगे। 1 घंटा टेस्ट, 1 घंटा टेस्ट में आप क्या क्या गलती किए वो देखने के लिए, ठीक। यही आपका प्राइम स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, ठीक। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया है और एग्जाम में अभी टाइम है, तो आप डेली एडिटोरियल आप जरूर करते रहिए। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को खत्म करिए और प्रैक्टिस करिए। डेली एक आरसी सॉल्व करिए, 4 पीजे सॉल्व करिए, और ईडीएम्स एंड फ्रेजेस हो सके तो आप डेली पढ़िए, ठीक है। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस 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 करना है। तो ये आपका प्राइम स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। यहाँ से आप इजीली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। स्ट्रेटजी जितना सिंपल रहेगा उतना कंटिन्यूटी रहेगा, उतना आप कंसिस्टेंट रहिएगा, और आपको डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी ही नंबर दिलाएगा, रादर देन आप अंधाधुन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप ये 4 चीज तुरंत तुरंत कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और आपने अगर ये सब कर रखा है तो आप सीधा टेक्स्ट बुक में आइए और ऑलिव बोर्ड का टेस्ट दीजिए, टेक्स्ट बुक का टेस्ट दीजिए, ठीक है, सिंपल है। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये वाला अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो में जरूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले कंटेंट में आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के एस्पायरेंट हो तो। अभी मैनेजमेंट का पूरा कोर्स में लेकर के आ रहा हूँ, वो आप जरूर जा करके देख सकते हो। एक बार जरूर चेकआउट करना, क्या पता वहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिल जाए जो आपका एग्जाम क्लियर करा दे। तो मैनेजमेंट में आप जाकर के जरूर जाकर चेक करना एक बार, ठीक। कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका कमेंट का मैं दिन रात इंतजार करते रहता हूँ। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको मेरा नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो वो मेरा नोट्स आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। और अगर आपको कोई डाउट है या मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो पर्सनली, तो इस इंस्टाग्राम आईडी में आप जाकर के डीएम कर सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में भी मैं अवेलेबल ही रहता हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को मैं विराम देना चाहता हूँ।
जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। लाइक जरूर करके जाना भाई साहब।